Assalamualaikum dear students, my name is मुश्ताक अहमद, लेक्चरर इन बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इसको आज हम समझते हैं। बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वो दो किस्म का होता है। एक को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं और दूसरे को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे देख लो, उसे समझ लो, तो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आपको आसानी से समझ आएगी। नो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम डिफाइन किस तरह करेंगे? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट द केमिकल और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट विद द यूज़ ऑफ एनर्जी। इसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं और साथ में ये एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम दरिया में कश्ती चलाते हैं तो अगर कश्ती को हम अपोजिट यानी कि वाटर की फ़्लो के अपोजिट अगर हम कश्ती को चलाएंगे तो हम एनर्जी यूज़ करेंगे। इसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन जब हम पानी के फ़्लो के साथ ही कश्ती जा रही हो तो वहाँ पर वो पानी के फ़्लो की वजह से कश्ती जो है वो खुद ब खुद जाती है, वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, यानी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इसको हम और नाम भी देते हैं अप हिल ट्रांसपोर्ट। अप हिल क्या है? यानी ऊपर। सही है। डाउन एक होता है डाउन हिल और दूसरा होता है अप हिल, यानी नीचे से ऊपर, डाउन से अप। ओके। नो, बेसिकली जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसकी बेसिकली जो टाइप्स है वो दो टाइप्स है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरों को हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नो डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें डायरेक्ट यूज़ ऑफ एनर्जी होती है। इसका क्या मतलब है? इसमें एटीपी की ब्रेकडाउन होती है और एटीपी की ब्रेकडाउन के रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी इस्तेमाल होती है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। यानी जब चीज़ें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगी तो वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में डायरेक्टली एटीपी की ब्रेकडाउन होगी, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो यूज़ होगी इन चीज़ों को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ले जाना। नो डियर स्टूडेंट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। तो बेसिकली ये एनिमल सेल है और ये इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के दो लेयर्स होते हैं, लिपिड बाइलेयर, और इसके थ्रू जो होती है वो डिफरेंट चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम लो टू हाई। नो डियर स्टूडेंट, इसको समझने से पहले हम समझते हैं आयंस की कंसंट्रेशन। तो एग्जांपल के तौर पर आज हम सोडियम और पोटाशियम को प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसके अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन लो होती है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और इसी तरह जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसमें सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम की कंसंट्रेशन कम होती है। तो बेसिकली होता क्या है? इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन के अंदर फिर टाइप्स है। कौन सी टाइप? कैरियर प्रोटीन। तो बेसिकली कैरियर प्रोटीन जो है वो इन सोडियम और पोटाशियम को ट्रांसपोर्ट करती हैं। पोटाशियम को ये फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट करती हैं, यानी बाहर से अंदर की तरफ, और सोडियम को ये भी लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट करती है, यानी लो से हाई की तरफ। तो बेसिकली स्टूडेंट आपने देख लिया कि यहाँ पर जो है वो डिफरेंट किस्म के जो आयंस है ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। तो यहाँ पर तो एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो बेसिकली स्टूडेंट ये जो कैरियर प्रोटीन होते हैं इनके डोमेन्स होते हैं। कुछ डोमेन्स साइटोप्लाज्म की तरफ होते हैं यानी अंदर की साइड, और कुछ डोमेन बाहर की तरफ होते हैं। तो यहाँ पर जो कैरियर प्रोटीन है इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम पंप, या फिर आप इसे कह सकते हो सोडियम पोटाशियम चैनल। इसके बेसिकली चार डोमेन अंदर की तरफ होते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ, और दो डोमेन जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तीन डोमेन के ऊपर तीन सोडियम अटैच होते हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 1 2 3। और चौथे डोमेन पे क्या अटैच होता है? एटीपेज एंजाइम अटैच होता है जो एटीपी की ब्रेकडाउन करेगा। नो डियर स्टूडेंट,
जब यहाँ पर ये 3 सोडियम अटैच हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये कैरियर प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है, यानी सोडियम पोटाशियम पंप एक्टिवेट होता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो एक्टिवेशन के साथ यहाँ पर जो एटीपेज एंजाइम है ये क्या करता है, ये एटीपी की ब्रेकडाउन करता है। जब एटीपी की ब्रेकडाउन करता है तो वो उससे वो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी यूज़ करता है ये कैरियर प्रोटीन, ये अपने शेप में चेंजेस लाता है और इसके ये जो अंदर वाले डोमेन है ये बाहर की तरफ आ जाते हैं और बाहर वाले डोमेन जो है वो अंदर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर आपको नीचे नज़र आएगा तो ये जो 3 सोडियम थे ये बाहर आ गए सेल से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, सही है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। और ये जो 2 पोटाशियम थे ये लो कंसंट्रेशन की तरफ, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ये भी आ गए। यहाँ पर 2 सोडियम पोटाशियम जो थे वो बाहर थे तो यहाँ पर ये 2 पोटाशियम अंदर आ गए। ऑलरेडी पोटाशियम के कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है और बाहर से भी आ गए। नो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये क्या है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एटीपेज एंजाइम की ब्रेकडाउन होती है और उस एनर्जी रिलीज होकर ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं डिफरेंट आयंस और मॉलिक्यूल्स की। नो डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन में 30 डिफरेंट किस्म के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसमें से कुछ एंजाइम क्या होते हैं, एटीपेज एंजाइम होते हैं जो एटीपी की ब्रेकडाउन करके एनर्जी देते हैं डिफरेंट चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये था एक्टिव प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, सही है। सेकेंड दूसरी किस्म जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्क है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने कहा था कि यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ ऑफ एनर्जी होती है, यानी डायरेक्ट एटीपी की ब्रेकडाउन होती है, जबकि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्ट एटीपी की ब्रेकडाउन नहीं होती। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ एनर्जी। यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो इनडायरेक्टली यूज़ होती है, डायरेक्टली एटीपी की ब्रेकडाउन नहीं होते। इस चीज़ को हम यहाँ डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इनडायरेक्टली यूज़ ऑफ एटीपी किस तरह होता है। तो बेसिकली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप्स है, एक को हम कहते हैं काउंटर ट्रांसपोर्ट और इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं एंटीपोड, दूसरे को हम कहते हैं को ट्रांसपोर्ट और इसको हम सिम्पोर्ट भी कहते हैं। तो पहले हम आते हैं को ट्रांसपोर्ट की तरफ। तो को ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या है, को ट्रांसपोर्ट जो है इसमें 2 डिफरेंट आयंस की ट्रांसपोर्टेशन होगी इन सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में जब 2 डिफरेंट आयंस की ट्रांसपोर्टेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, को ट्रांसपोर्ट कहते हैं या फिर सिम्पोर्ट कहते हैं। इस को ट्रांसपोर्ट को हम यहाँ डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये क्या है, कैरियर प्रोटीन है। तो बेसिकली कैरियर प्रोटीन के 2 डोमेन्स होते हैं बाहर की तरफ, एक डोमेन के ऊपर सोडियम अटैच होता है, दूसरे के ऊपर ग्लूकोज अटैच होता है। नो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात याद रखो कि बाहर जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम होती है। तो यहाँ पर सोडियम जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, यानी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगा। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जब चीज़ें हायर से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है तो वो एनर्जी का यूज़ नहीं करती। तो सोडियम जो है वो बेसिकली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू बाहर से यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ग्लूकोज की। तो डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी जो बाहर है वहाँ पर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, और अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है यहाँ पर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ग्लूकोज जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आएगा तो ये एनर्जी यूज़ करेगा। बट जिस तरह मैंने पहले कहा कि यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का डायरेक्ट यूज़ नहीं होता, तो अब हम ये समझते हैं कि यहाँ पर जो है वो एनर्जी तो डायरेक्ट यूज़ नहीं हो सकती, यानी डायरेक्टली एटीपी की ब्रेकडाउन यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर कोई भी एटीपेज एंजाइम मौजूद नहीं है जो एटीपी की ब्रेकडाउन करे। तो अब हम समझते हैं कि ग्लूकोज को एनर्जी फिर कहाँ से मिलती है। ओके, तो नो डियर स्टूडेंट, अभी हम फिर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ आएंगे। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जिस तरह हमने कहा कि यहाँ पर 3 सोडियम जो है वो बाहर जाते हैं, सही है, 3 सोडियम सेल से बाहर जाते हैं। तो अंदर जो है वो सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो
कम होती है, क्लियर हो गया, और बाहर जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो जब सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर कम होती है तो बाहर से यहाँ से जब सोडियम मैंने पहले जो हमने जिक्र किया कि सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, यानी यहाँ पर ये एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो जब सोडियम फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आता है तो इससे एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी यूज़ होती है ग्लूकोज को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ले आना। नो डियर स्टूडेंट, अब अगर यहाँ पर प्राइमरी ट्रांसपोर्ट ना होता, सही है, और एटीपेज एंजाइम एटीपी की ब्रेकडाउन ना करता तो यहाँ पर सोडियम भी बाहर ना आते, और जब सोडियम बाहर ना आते तो सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होनी थी। तो जब सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो जाती तो यहाँ से फिर ये सोडियम अंदर ना आता, और जब ये सोडियम अंदर ना आता तो एनर्जी रिलीज ना होती, और जब एनर्जी रिलीज ना होती तो ये ग्लूकोज भी अंदर ना आता। तो बेसिकली जो हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट यूज़ ऑफ एनर्जी करते हैं, वो किस तरह करते हैं कि यहाँ पर तो डायरेक्ट यूज़ ऑफ एनर्जी इन्होंने कर लिया, इन्होंने तो सोडियम को बाहर इन्होंने सोडियम की यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कर ली और पोटाशियम की अंदर की तरफ कर ली। तो बेसिकली जब यहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन चेंज होती है, यानी बाहर की तरफ जाती है, अंदर कम हो जाती है, तो उसकी वजह से बाहर वाले सोडियम अंदर आते हैं, और जब बाहर वाले सोडियम अंदर आते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी यूज़ होती है ग्लूकोज को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ ले आना। और ये अमूमन तब होता है जब हम कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज वगैरह खाते हैं। तो ये मोस्टली कहाँ पर होता है, ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है इनटू ब्लड, तो ये मोस्टली जो है वहाँ पर ये को ट्रांसपोर्ट होता है, सही है। तो ये को ट्रांसपोर्ट ये हो गया, और इसके बाद हम आते हैं काउंटर ट्रांसपोर्ट की तरफ। नो डियर स्टूडेंट्स, काउंटर ट्रांसपोर्ट को हम एंटीपोड भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी दो डिफरेंट किस्म के आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है, बट काउंटर ट्रांसपोर्ट में और को ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस क्या है कि को ट्रांसपोर्ट में जो आयंस थे वो सेम डायरेक्शन में जाते थे, यानी बाहर से अंदर की तरफ आते थे, यहाँ पर जिस तरह ये सोडियम और ग्लूकोज अंदर की तरफ आए हैं। जबकि काउंटर ट्रांसपोर्ट में जो दो आयंस ट्रांसपोर्ट होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये कैरियर प्रोटीन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोडियम आउटसाइड से अंदर की तरफ आता है, और हाइड्रोजन जो है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ जाता है। तो इस एक डोमेन के ऊपर क्या अटैच हो जाता है, हाइड्रोजन अटैच होता है अंदर की तरफ से, और बाहर की तरफ से सोडियम अटैच होता है। और सोडियम की तो जिस तरह आपको पहले पता है कि सोडियम के अंदर क्वांटिटी लो होती है, तो लो क्वांटिटी की वजह से जो बाहर सोडियम है वो अंदर की तरफ आते हैं, सही है। तो जैसे ही सोडियम अंदर की तरफ आएगा तो हाइड्रोजन जो है वो बाहर की तरफ जाएगा, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, काउंटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये मोस्टली जो है ये जो हमारी किडनी है, नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन के अंदर जो है यहाँ पर ये कैपिलरीज और नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल है, इनके दरमियान जब आयंस एक्सचेंज होते हैं तो वहाँ पर मोस्टली जो होते हैं काउंटर ट्रांसपोर्ट का फिनोमेना होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक आयन बाहर की तरफ आता है, दूसरा आयन अंदर की तरफ आता है। ओके डियर स्टूडेंट, ये था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई या कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हो, मैं दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू।